जी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दगड़ियों, भय बुढ़ो। इससे ज्यादा गढ़वाली मुझे आती नहीं है। अगर आती तो शायद मैं यहाँ से विधायक हो जाता, मुख्यमंत्री हो जाता, प्रधानमंत्री मोदी बनने के बारे में भी सोच सकता हूँ, क्योंकि देश का जो आम आदमी है वो भी आज की डेट में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए ना, यही तो कहती है भाजपा। नितिन नवीन जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा ने देश को एक कार्यकारी अध्यक्ष दिया है, ऐसा उनका मानना है। कांग्रेस हमलावर है। खैर, राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा शांति सुकून की जो जिंदगी है उससे आपका तारुफ कराता हूँ। देख लीजिए कितनी हरियाली है और देखिए गांव कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड। और मैं कहूंगा पहाड़ों में एक नहीं, अब जहां जाएंगे आपको इतने मनमोहक नजारे मिलेंगे। बस थोड़ा बच के कहीं गुलदार आपकी ताक पे ना हो और कहीं जंगली भालू किसी पेड़ में चढ़कर जब हमारी माताएं बहनें अपने मवेशियों के लिए, गायों के लिए चारा लेने जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि भालू उन पर हमला कर दे। समस्याएं भी हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच में एक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गांव है चमोली जिले में, जो कर्णप्रयाग विधानसभा है उसके अंतर्गत ये रतुड़ा चांदपुर गांव है। सुबह का वक्त है, हम निकल रहे हैं क्योंकि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जो चल रही है विनोद रतूड़ी जी के नेतृत्व में, पूर्व नौकरशाह है। और लोग अक्सर पूछते हैं, भाई रतूड़ी जी आप तो बिस्लरी वाले हो गए और हमको धारा का पानी पिलाने की बात करते हो। खुद रहते हो देहरादून में, नौकरी काटी आपने यूपी, देहरादून, मैदानी जिलों में। हमें बात कर रहे हो उत्तराखंड में पहाड़ों में बसाने की, तो मैं पहले घर दिखा दूं। ये रतूड़ी जी का पीछे घर है, देख लीजिए। ये रहे जीवन काटा, लेकिन एक घर इन्होंने यहाँ भी बनाया। देहरादून में कुछ मजबूरी थी, बताते हैं कि भैया रिश्तेदारों के यहाँ रुकना पड़ता था, होटल में रुकना पड़ता था, कई सारे काम होते हैं क्योंकि सरकार तो वहां बैठी है। अब सरकार जब वहां बैठी है तो सरकार के पास जाने के लिए कहीं ना कहीं देहरादून ही जाना पड़ता है। तो एक घर है वहां पर, लेकिन क्योंकि पहचान बाहर से है, फ्लैट है, कह रहे फ्लैट है, वहां पे इनका फ्लैट है और सरकार भी बिल्कुल फ्लैट हो रखी है। इस पर सरकार भी बिल्कुल फ्लैट मोड पर है। ये गांव है, नीचे रतूड़ी जी का ये पुश्तैनी घर है। इन घरों में एक घर पुश्तैनी घर भी है। देखिए पठाल, बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल घर है वैसे घर बने हैं। यहाँ पर घर है, वहां पर थोड़े कमरे कम है। अब हम जैसे कुछ लोग परेशान करने आ जाते हैं जब गैरसैंण की बात होती है, तो रतूड़ी जी को लगा कि भाई तमाम लोगों को कैटर करना, क्योंकि आंदोलन का जो स्वरूप है वो बड़ा हो रहा है, तमाम लोगों को कैटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो होटल में ना रुकाया जाए, एक छोटा सी व्यवस्था यहाँ पे भी रखी जाए, ताकि आंदोलन का बीड़ा जब खुद उठाया है उसको लेकर मैं खुद चलूंगा। तो यहाँ एक घर है। चौखटिया वासियों का भी आभार कर रहे हैं, चौखटिया वासियों का आभार कर दीजिए, फिर हम बात पर आएंगे। चौखटिया में जो कल हमारा आंदोलन हुआ वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और मैं विशेष रूप से श्री भुवन कठायत जी, श्रीमती राधा बिष्ट जी, श्री एडवोकेट भुवन जी और सीए वरुण चंदुला जी और नारायण सिंह बिष्ट जी और अन्य साथियों का, और हमारे अग्रवाल जी आए थे, कुलदीप अग्रवाल जी रामनगर से, उनका, और हमारे जो भारत न्यूज के हैं उन अजय नौटियाल जी का, अनिल बहुगुणा जी का, दिल्ली से जसपाल सिंह रावत जी आए थे उनका, और हमारे दोस्त आए थे काफी, कोई ऊखीमठ से, कोई, सबका नाम नहीं लूंगा, सबका बहुत बहुत अनाम चेहरे भी है ना। 42 आंदोलनकारी जो शहीद आंदोलनकारियों का नाम जरूर है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नाम, ऐसे गुमनाम नाम भी दर्ज है जो शायद नाम जिनका पता ना हो लोगों को, लेकिन उत्तराखंड राज्य जो मिला उनमें उनका नाम भी शामिल है। उनकी आत्माएं आज भी जो ऊपर से देखती होगी तो भाई क्या लगता होगा रतूड़ी जी, देख रहे होगी अभी हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो दादा परदादा है, वो ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या सोचते होंगे आज की तारीख में। उनके सपनों की राजधानी नहीं मिल पाई है, दुखद ये है। और उत्तराखंड ने प्रगति तो की, लेकिन जैसी पहाड़ों में जो विकास हुआ है वो हुआ ही नहीं है बेसिकली, और पहाड़ से पलायन हो गया है, तो वो दुखी होते होंगे। लेकिन रतूड़ी जी सवाल ये नहीं होगा क्योंकि कर्णप्रयाग से पास आपका गांव है, सरकार बोलेगी
कि कहीं आप अगली बार लाइव कर रहे हो और उसी ट्रेन में कर्नाटक की सरकार ने चलाई है और उसी ट्रेन के अंदर बैठ के आप लाइव कर रहे होगे, तो सरकार बोलेगी नहीं कि देखिए हमें रतूड़ी जी को जहां पहुंचने में 6-6.5 घंटे लगते थे, अब हमने उनका समय बिल्कुल बचा दिया। नहीं, अभी रेलवे लाइन बनी नहीं है, 3 घंटे उसमें लगेंगे जो बताते हैं ऋषिकेश से आना समय हो जाएगा, लेकिन आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा, माना देहरादून से आ रहे हैं या हरिद्वार से आ रहे हैं, या और आपको कर्णप्रयाग में आ रहे हैं तो गांव आने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा गाड़ी तो करनी पड़ेगी, कहीं से आना पड़ेगा, कोई ना कोई वाहन या कोई ना कोई सुविधा लेनी पड़ेगी। लेकिन पर्यावरणविद जो है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो पहाड़ थे, उत्तराखंड के जो पहाड़, कच्चे पहाड़ है, कहीं ना कहीं एक खतरा भी उत्पन्न हुआ है। हमने देखा है पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से हम लगातार आपदा आ रही है, बाढ़, लैंडस्लाइड, ऐसी घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े जरूर हुए। सलकेरा टनल को कौन भूल सकता है, जहां पर मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंस गए, फिर मुख्यमंत्री आए, तमाम शासन, प्रशासन, वैज्ञानिक, तमाम लोग वहां पे जुटे। कहीं ना कहीं पहाड़ तो दरक ही रहे हैं, पहाड़ सरक रहे हैं। नहीं, अगर जो विकास होना है, जैसे हमारा एनएच बना है और ऑल वेदर रोड बनी है, तो इसमें कटिंग वर्टिकल हुई है, जबकि कटिंग जो है थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग होनी चाहिए थी, और जिससे क्या हो रहा है कि वो जो ऊपर के पहाड़ हैं वो नीचे खिसक रहे हैं, और अभी तक वो जो ऑल वेदर रोड है वो कॉन्सेप्ट आ नहीं पाया, क्योंकि बरसात में अगर बारिश हो जाएगी तो ऑल वेदर रोड में प्रॉब्लम आती है अभी भी। तो वो अभी कर रहे हैं, काम चल रहा है उनमें। और इसी तरह जो टनल्स बन रही हैं, अगर वो साइंटिफिकली ना बनेंगी, और अब तो क्योंकि बन गई हैं, तो अब कहना कि एनवायरनमेंट खराब होगा, और काफी हद तक काम हो रहा है उसमें, तो वो टनल्स में साइंटिफिकली बननी चाहिए, और उसमें ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि जनता को जो है और जो यात्री हैं उनको कोई असुविधा ना हो, कोई ऐसे खतरे ना हो। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं वो जरूरी है पहाड़ों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे विश्व में जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी क्या उन्हीं के लिए जो कि 5% लोगों के पास भारत का करीब 60% पैसा है। क्या सस्टेनेबिलिटी उन्हीं के लिए है? हमारा जो पहाड़ में ग्रीन बोनस की हम मांग करते हैं, क्या वो ग्रीन बोनस मिल रहा है हमको? हमारे जो पेड़ हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं और पूरी हवा को साफ रखते हैं, और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो पहाड़ की ओर सब सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इसी पे आता हूँ, एनवायरनमेंट पे आता हूँ, थोड़ा पेड़ दिखा देता हूँ। जो ये रतूड़ी जी ने पेड़ लगाए हैं, ये सब जो पेड़ है ये आपने लगाया, बता रहे थे मुझे, ये सारे कितने पेड़ लगाए आपने यहाँ पर? करीब 1000 पेड़ हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं, बम्बू है उसमें, और आम है, और पीपल तक भी लगाए हैं हमने, कई प्रकार के पेड़। एक तरफ आप कह रहे हो कि ये पैशन फ्रूट है, देखिए पैशन, मतलब इसी को जागकर आपका पैशन जागता है इसी फ्रूट को खा के? एक कंपैशन होना चाहिए, पैशन तो दोनों तरफ चलता है, कंपैशन अगर आपके अंदर है तो शायद आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, रतूड़ी जी लगे एक सवाल ये भी तो उठते होंगे लोगों के जहन में कि भाई रतूड़ी जी तो रिटायर हो गए हैं, पेंशन आ रही है, तो ठीक है पहाड़ों की जिंदगी अच्छी है, इसके से भला कौन मना कर रहा है, लेकिन जो एक आम युवा है वो अगर पहाड़ों की तरफ आना चाहे तो उसके पास यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं, उसकी मजबूरी है, कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो उसे ले जा रहे हैं नौकरी करने को, नीचे निवेश करने, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ऐसे में ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए, ऐसा कोई कारण बता दीजिए कि युवा पहाड़ पे आए तो करे क्या? राजधानी पेड़ भजन ना हो गोपाला, राजधानी बनाइए, तो जो अदरवाइज डेवलपमेंट है वो खुद ही होता है। आपके अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएंगी, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, स्कूल अच्छे हो जाएंगे। राजधानी बनाइए ना पहाड़ में, आप यहाँ से पॉलिसी बनाएंगे तो बेटर पॉलिसीज बनेंगी, और कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, एक कोने में देहरादून में नहीं होगा या हल्द्वानी में नहीं होगा, हल्द्वानी में होगा। लक्ष्मी प्रसाद रतूड़ी जी भी है। लक्ष्मी प्रसाद जी, यहाँ पे देखते हैं हम जो गैरसैंण के आसपास का जो दायरा है, कहीं ना कहीं वो सोशली आप कहोगे या इकोनॉमिकली कहोगे, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम यहाँ से लगातार पलायन हुआ है, पहाड़ जरूर देख रहे हैं, पुश्तैनी घर जरूर है, लेकिन एक बहुत तेज गति से पलायन भी हुआ है। कहीं ना कहीं मकान खंडर हो गए हैं, कहीं ना कहीं तेंदुए, गुलदार उनके लिए बहुत एक इजी
आप कहेंगे बस इजी पॉइंट हो गया उनके लिए, वो स्टेइंग पॉइंट हो गया है कि वहां रह सकते हैं। उन्होंने उसी को अपना ठिकाना मान लिया है। जो कल तक हमारे पुरखों का ठिकाना हुआ करता था, अब वो गुलदारों का ठिकाना हो गया, बाघ का ठिकाना हो गया, जंगली जानवरों का ठिकाना हो गया। ऐसे में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पर पहाड़ों में। कल हम जब आ रहे थे रात के समय तो हमने भी देखा रास्ते में गुलदार बिल्कुल सामने से गुजर रहा था। अगर आपने भी एक चीज कही, अच्छा हुआ कार में हूं, शायद मोटरसाइकिल में होता तो मुझे मेरा ही वो ड्राइवर में समझ लीजिए कि आप उसका ड्राइवर हो जाता एक तरीके से। खैर मैं इसे व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है पहाड़ की। बिल्कुल सही है, लेकिन पहले भी दिखते थे, अब चक्कर आबादी नहीं रही ना, पलायन हो गए यहाँ से। इस वजह से खुलेआम गुलदार भरे दिन में, रात को क्या भरे दिन में आ रहे हैं। जब सारे पलायन हो गया, कोई है ही नहीं गांव में, ताले लगे हुए हैं, तो फिर जानवर तो आएंगे ही अंदर को। पहले लोग रहते थे, थोड़ा तो जानवर को डर रहता ही था। अब जानवर ही नहीं है तो आदमी है ही नहीं, जानवर ही जानवर दिख रहे हैं। अब तो बंदर भालू, तो पलायन हो गया। सबसे पहले स्थायी राजधानी गैरसैंण हो जाएगी तो लोग, कुछ तो फर्क पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा। हल्के हल्के सुविधाएं मिलेगी, रोजगार के साधन खुलेंगे, लोग ऊपर को आएंगे, पलायन रुकेगा, तो फिर जानवर, जब आदमी रहने लग जाएगा, इंसान रहने लग जाएगा किसी गांव में, तो जानवर को थोड़ा डर तो होता है। फिर ऐसे खुलेआम तो नहीं घूमेंगे जानवर। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई जानवर भी अपनी बाउंड्रीज जो है ना एक डिफाइन करते हैं। बाउंड्रीज एक रेखा होती है जो मानव वन्य जीवी संघर्ष जो चल रहा है उसके बीच में। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं जो जीव है, जो जंगली जानवर है, वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भैया मेरा ही क्षेत्र है। जब इंसान ही नहीं है तो फिर उन्होंने वो तो खुलेआम घूमेंगे, उनका तो सारा ही क्षेत्र हो गया। जब इंसान ही नहीं है तो सारा ही क्षेत्र उनकी, अब क्या बाउंड्री रह गई, अब तो खुलेआम क्षेत्र उन्हीं की। और मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ रतुड़ा चांदपुर की ब्रांड एम्बेसडर से। आपने देखा होगा प्रवासी सम्मेलन हुआ, बहुत शानदार तरीके से सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री आते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट की फौज हो जाती है, एक दिन का सम्मेलन होता है, तालियां बजाई जाती है। मुंबई से, दिल्ली से प्रवासी आते हैं और बताया जाता है, देखिए साहब ये हिमानी शिवपुरी है, ये हेमंत पांडे जी है, ये अलाना है, ये फलाना है। देखिए कितना नाम कर रहे हैं। चलिए क्या नाम कर रहे हैं, लेकिन जब पहाड़ में आते हैं तो पहाड़ आने से कतराते हैं। लेकिन मैं आपको एक सही मायने में जो ब्रांड एम्बेसडर उनसे मिलाता हूँ। ये चाची जी है, चाची जी प्रणाम। ये चाची जी है हमारी, और क्या उम्र है चाची जी? 78 होगी, 78 80 मत दी कम, 78 साल होगी उम्र। और बिल्कुल फिट चकाचक, बिल्कुल। अभी चाय पिलाई अपने हाथों की, बहुत बढ़िया चाय थी, बिल्कुल कड़क चाय थी। और ऐसी ही कड़क जिंदगी है। देखिए 78, जहां पर आप मैदानों में जाएंगे, देखिए घुटने बोल गए हैं, ये हो गए हैं, तो सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, देखिए उस बीमारी से भी मुक्त है। और कहीं ना कहीं रतुड़ा चांदपुर गांव की ब्रांड एम्बेसडर है, चाची है, तो यहाँ आने का कारण है। लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं कि चाची है, हमारी चाची है, अभिभावक है। सोचिए क्या होगा आने वाले समय में, जब गांव में लोग रहना ही बंद कर देंगे, गांव से किनारा कर लेंगे, तो क्या करेगी सरकार और क्या करेंगे वो विधायक, किसका करेंगे विकास? जब आदमी ही नहीं होंगे तो क्या वो विकास अपने घर का करेंगे? चाची कुछ कहना चाहेंगे? राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किला होनी चाहिए, किला किला नहीं चाहिए, राजधानी गैरसैंण वेलता की बाल बच्चा सब लेके रुक जाना। आय सब ये सब देहरादून नहीं भागला ना, देहरादून कोई नहीं भागलो, सब या खेरला जिंदोर कला अपने खेती कला बहुत बांदार हो गया, वो हो गया तब वे भी भालो कति मारी लुएल वो तोले चाहे बैरवा खेत वो अबे ढुंगा फेंकी थे भगवान गुलदारते, ढुंगा फेंकी थे गुलदारते, वो बैरवा खेत वो भालो यो आता ने भालो नहीं रंत भालो छह जने के छक पहले नहीं छाया, अब हो गया। जब मन की नहीं तो वो भालू बसना, बांदर बसना, सुंगर बसना, बस खेती का नहीं हुआ था।
ये वो जैसे खेती नहीं होनी, सब कोई नहीं गड़वा में, सब बैठ चले। अच्छा, क्या हो चंदू की पलायन हुए और यकी रुक जा लोग, क्या हो चंदू? ये स्कूल बाली वाली सब यखे रहा, तब वो बांधार से डाला की बांधा डाला, और क्या हुआ ना वो सुंगर डाला, खेती काला। पहली माँ की पहली तो हम खेती करन थे, हाँ पुंगड़ कन थे हम अपना, तो सब बंजर पड़े, तब मन की कोई रोना नहीं। ये चाची का दर्द भी है पुंगड़ा, यानी कि जब खेती वेती सब यहाँ पे हम करते थे, जब हम छोटे थे, चाची बता रही कि हम खुद यहाँ पे करते थे। अब खेत खलियान भी जो है वो बंजर हो गए हैं, लोगों ने छोड़ दिए हैं। और कहीं ना कहीं अगर शिक्षा स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था यहाँ पे ठीक हो जाए तो और लोग रहना शुरू कर दें, तो शायद गुलदारों का आतंक, भालुओं का आतंक भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। जब इतनी सी छोटी सी बात, जब चाची भले ही एजुकेशन जो सरकार कहती है कागजों में, चाची ने बहुत ज्ञान हासिल ना किया हो, लेकिन किताबी ज्ञान से हटकर जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो बहुत है चाची जी को। और जब इतनी सी बात चाची जी समझ सकती हैं, चाची जी बता सकती हैं, तो भला उन कैबिनेट में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए और उन डॉक्टर मंत्रियों को क्या इतनी सी समझ नहीं कि भाई इतना सा काम है, इस तरह से काम करने में इन्हें 25 साल लग गए हैं और आज भी सरकार कुछ इस पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जब किसी गांव में गुलदार किसी को अपना निवाला बना देता है, बहुत समय बाद जब मंत्री जी आदेश देते हैं उसे शूट करने का, तो मंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं कि देखिए साहब, मैंने गुलदार को शूट करने का आदेश दे दिया है। भले ही ये नौबत क्यों आती है, क्या हमें उन कारणों को जानने की जरूरत नहीं है? कहा जाता है अंग्रेजी में प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर समय से इस चीजों का समाधान कर ले तो शायद वो समस्या इतनी बड़ी होगी ही नहीं। 2047 विकसित भारत में उत्तराखंड का क्या रोल होने वाला है? तीसरे दशक के उत्तराखंड की परिभाषा क्या है? क्या तीसरे दशक के उत्तराखंड की परिभाषा में हमारे बाग, हमारे गुलदार लोगों को जो निवाला बना रहे हैं, क्या इस डेफिनेशन को भी शामिल किया गया है? क्या हमारे पहाड़ों से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आज भी लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? और झड़प की घटनाएं जो सुनने को हमें मिल रही है उससे दो चार होना पड़ रहा है। क्या तीसरे दशक के उत्तराखंड की परिभाषा क्या ये है? हमारे सामने कुलदीप अग्रवाल जी भी अगर यहां तक नहीं गए तो सवाल कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि रामनगर क्षेत्र में रहते हैं। रामनगर जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं खनन और जिम कॉर्बेट पार्क के लिए जाना जाता है। अग्रवाल कुमाऊं का मुख्य द्वार भी कहा जाता है उसको। और मैं अजय भाई का मेरे तक माइक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। मेरा दर्द है तभी मैं कहीं जाता हूँ, नहीं तो मुझे ये हिल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी ना दिखे। यह हर व्यक्ति को इसको खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा और भाई साहब की आवाज में आवाज सबको मिलाकर इस गैरसैंण राजधानी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा यहाँ पर अधिकतम लग चुका है। 25 साल के युवा उत्तराखंड को हमने देखा है, पहले भी हमने आंदोलन किए हैं। मैं अपने को धनी मानता हूँ कि मैं सरकार के किसी भी पैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं यूज करता हूँ। मैंने बहुत पहले अपनी गैस की सब्सिडी भी छोड़ दी है। तभी मैं मुहिम के साथ कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गैरसैंण राजधानी चाहिए। जो अवधारणा जो पीसी तिवारी जी ने कहा, जो हमारे प्रभात ध्यानी जी ने कहा, जो इंद्रमणि बड़ूनी जी का सपना है, हाँ धन्यवाद, बिल्कुल वो तो मेरा बड़ा भाई है, वो भी मेरा बड़ा भाई है। मैं उसके पैनल पे भी जहां भी आवाज आती है, मेरे कानों तक आती है, मैं वहां भी पहुंचता हूँ। और प्रभात दा के न आने से मुझे उनकी कमी भी महसूस हो रही इस आंदोलन में नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ जिस दिन से मैं 20 तारीख से रामनगर से चला, वो 25 तारीख तक मेरे साथ मेरे कनेक्टिविटी में रहे। मेरे से उन्होंने बोला कि कुलदीप जब भी लाइव करेगा तभी भी मेरे को कॉल करके बता देना। तो मैंने कहा दादा आप खोले रहना अपनी ऑनलाइन, मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ। मेरा बड़ा भाई अपने पूरी ड्यूटी करके जब भी आया उसने अपने दर्द को बयां किया पब्लिक तक, अपने गांव तक, सेंट्रल तक।
इस आवाज को पहुंचाने का रिवर्स काम किया है। समिति पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है। लोग कहते हैं मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया, मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया। मैं तो कहता हूं आंदोलन से ही हमारे उत्तराखंड को क्या, हर भारतवर्ष के छोटे से छोटे गांव के लिए, क्षणिक मात्रा के लिए भी आंदोलन के लिए आना पड़ता है। तो हम ये सरकारें क्यों चुनते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मेरी अंतर आत्मा बोल रही है जिससे मैं चल रहा हूं। शरीर क्षणिक मात्र है, ये रूह बदलती है। सनातनी लोग हैं, हमारा इतिहास लंबा चौड़ा है, पंथ इस पे राज करते हैं, हम कहाँ, ये भी सोचने का विषय है। आवाज दो, आवाज दो, इस आवाज में आवाज मिलाओ और उत्तराखंड राज्य की, जो कि आप समझ लीजिए सब कुछ हम देते हैं इस पूरे वर्ल्ड को, हिमाचल उत्तराखंड देता है। कोरोना में देख लिया आपने किस तरीके से लोग यहाँ पे अपने जीवन को बचाने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए आए, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद अजय भाई, इतने शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम सैल्यूट करता हूँ। इधर भी आऊंगा, भगवान जी के पास भी आऊंगा। लगी है आग, लगी है आग, लगी है आग, आएंगे और भी घर इस जद में। लगी है आग, आएंगे और भी घर इस जद में, कोई मेरा ही मकान थोड़ी ना है। यही सोच के साथ हमें बाहर निकलना पड़ेगा सोच से, क्योंकि कहीं ना कहीं गुलदार जिस गांव में लोगों को निवाला बना रहे हैं, आपको समझना होगा कि वो निवाला जो गुलदार ने बनाया है खाली उस परिवार के किसी बच्चे को, किसी माता को, किसी बहन को नहीं बनाया है। वो एक प्रदेश के एक बच्चे को निवाला बनाया है। वो बच्चा उस व्यक्ति का नहीं, मैं कहूंगा वो पूरे उत्तराखंड। आपको इसको मैसेज को समझना पड़ेगा। ये घर जो खाली हो रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे जब जंगल उगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ये जमीन है, एक डर है कि फॉरेस्ट में समाहित तक कर दी जाए। आप अपने खेत खलिहान ढूंढते रह जाएंगे और पाएंगे बाबा जी का ठेंगा। ये बड़े सवाल है। मैं इन सवालों से आगे बढ़ता हूं। और एक जो हमारे धारा का पानी पीने वाले भाई थे, जो आजकल बिस्लरी पीने लगे हैं, लेकिन एक बार फिर वो चाहते हैं कि भाई धारा का पानी ही पिया जाए, उन तक पहुंचता हूं। बाबुआ जी है, दिल्ली से आए, ठेठ पहाड़ी है, मजबूरियां दिल्ली लेके गई, लेकिन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ी बने। टेहरी गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, गांव है टेहरी गढ़वाल में, लेकिन चाहते हैं कि भाई यहीं पे ही विकास हो, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां यहाँ पर ही रहे और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। खुद शायद वो समय नहीं दे पाए, जीवन का जो कीमती समय था। नहीं चाहते, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी शगुफा नहीं होना चाहिए कि नेता चुनावों में आए, बड़ी बड़ी रैली करें और भाषण दे और लोग तालियां बजाते नजर आए। तालियों से आगे बढ़ना होगा। जी धन्यवाद जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो हमारा आंदोलन चौखोटिया में हुआ, उसकी गर्मी में अभी तक महसूस कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त चौखोटिया की जनता को, और जिन्होंने भी जगह जगह से अलग अलग विभिन्न प्रदेशों से, राज्यों से, क्षेत्रों से आकर हमें समर्थन दिया है। स्पेशली पीसी तिवारी जी, भुवन कठैत और वकील साहब भुवन कठैत, हमारे भुवन जुयाल, हमारे बाकी सभी, और अग्रवाल जी थे हमारे। इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये लोग इसी तरह से इस जन आंदोलन को विकराल रूप देंगे और हमारा जो एक लक्ष्य है स्थायी राजधानी गैरसैंण, उसको पाने में, हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। एक बात के साथ अपनी लाइनों को खत्म करूंगा। मौजूदा परिदृश्य में, मौजूदा हालात में रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति को जरूर याद करना चाहिए। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था तब हो सकता है कि बहुत से लोग अपने घरों से बाहर ना निकले हों, लेकिन अगर उन आंदोलनकारियों ने शहादत नहीं दी होती, शायद उत्तराखंड राज्य नहीं बना होता। लेकिन आप भी उस उत्तराखंड राज्य में रहने के बाद खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। राजधानी यानी उत्तराखंड को 25 सालों बाद भी एक स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है।
छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड के साथ बने, उनको स्थायी राजधानी मिली, लेकिन 25 सालों में क्या हमारा उत्तराखंड इतना कमाऊ राज्य है कि यहाँ पे 2-2 विधानसभाएं हैं? ये बड़े सवाल है। जनता को ये सवाल नेताओं से अवश्य पूछने होंगे कि देहरादून में भी एक विधानसभा है और 8,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने गैरसैंण में भी खड़ा कर दिया है, उसके बाद भी इन 25 सालों में अस्थायी राजधानी। तो तभी लोगों को जागना होगा, लोगों को सरकार से सवाल करने होंगे। जब तक वोट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और स्थायी राजधानी के मुद्दे पर नहीं होंगे, यकीन माने सरकारें भी जागेगी नहीं, क्योंकि आप उन्हें जगाना ही नहीं चाहते। ये सवाल सरकारों के साथ साथ आम जनता से भी है, क्या आप वाकई इन मुद्दों पर वोट करते हैं? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।